नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। केसीआर 77,000 करोड़ रुपए में आंध्रा कॉन्ट्रैक्टर्स के हाथों बिक चुके हैं। जयपाल रेड्डी का इल्जाम, बेकायदियों और बदनवानियों के आदाद और शुमार मौजूद, कांग्रेस के इख्तिदार पर आने का दावा। टीआरएस ने रुकन कौंसल रामुलु नायक को पार्टी से मुअत्तल कर दिया। दलित होने की वजह से निशाना बनाया गया मुअत्तल रुकन कौंसल का रद्देअमल। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कश्मीरी तलबा मामले की यकसुई करने पर बैरिस्टर ओवैसी का मुतालबा। गुवाहाटी के एक होटल में आसाम पुलिस की हरासानी, अवामी मसाइल को नजरअंदाज करने का अमित शाह पर इल्जाम। शमशाबाद के मिशन कंपाउंड इलाके में सड़क अबूर करने वाली खातून को गाड़ी ने रोंद डाला, मुकाम वाक़े पर ही मौत। और दिन दहाड़े सरके की वारदातों में मुलविस बैन रियासती सारिक गिरफ्तार। 870 ग्राम तिलाई और 2 किलो से ज्यादा चांदी के मसरूका जेवरात जब्त। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। साबिक मरकजी वजीर जयपाल रेड्डी ने कहा है कि केसीआर 77,000 करोड़ रुपए में आंध्रा कॉन्ट्रैक्टर्स के हाथों बिक चुके हैं। मीडिया से बात करते हुए जयपाल रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पर 500 करोड़ रुपए में बिकने वाली पार्टी का इल्जाम लगाया गया था, लेकिन कांग्रेस बिकने वाली पार्टी नहीं है। केसीआर तो आंध्रा के कॉन्ट्रैक्टर्स के हाथों बिक चुके हैं। उनका कहना था कि वो इसके आदाद और शुमार भी पेश कर सकते हैं। मेगा कृष्णा रेड्डी कंपनी को 60,436 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। दूसरी कंपनी नवायुगा को 17,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के काम दिए गए। दिन दहाड़े केसीआर ने लूटी हुई रकम को दबोच लिया है। दूसरों को कमीशन देने का इख्तियार भी केसीआर ने अपने पास रखा है। उन्होंने कहा कि केसीआर को चैलेंज किया कि इन आदाद और शुमार को गलत साबित करके बताएं। बड़े पैमाने पर काम दिए जाने के बावजूद ना तो 1 एकड़ को पानी दिया गया और ना ही घर घर पानी फराहम किया गया। जयपाल रेड्डी ने कहा कि मुजव्वजा इंतखाबात में बदनूमियां अहम एजेंडा होंगी। कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में आने के बाद इन मामलात की तहकीकात कराएगी और केसीआर को सजा भी मिलेगी। टीआरएस के रुकन कौंसल रामुलु नायक को पार्टी से मुअत्तल कर दिया गया है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी राजेश्वर रेड्डी ने अहकाम जारी करते हुए बताया कि कुछ अरसे से रामुलु नायक पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस थे और इसका सख्त नोट लेते हुए पार्टी ने रामुलु नायक को 5 साल तक के लिए पार्टी से मुअत्तल किया है। वाज़ेह है कि 2 दिन कबल रामुलु नायक ने तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी उमूर के इंचार्ज आरसी कुंतिया से मुलाकात की थी। उधर टीआरएस से मुअत्तल किए गए रुकन कौंसल रामुलु नायक ने पार्टी फैसले की मजम्मत करते हुए कहा कि महज दलित होने की वजह से उन्हें निशाना बनाया गया। मीडिया से बात करते हुए रामुलु नायक ने कहा कि डी श्रीनिवास और कोंडा सुरेखा को अब तक मुअत्तल नहीं किया गया, लेकिन दलित होने की वजह से उनके खिलाफ फौरी कार्रवाई की गई। उन्हें वजहनुमा नोटिस भी जारी करना मुनासिब नहीं समझा गया। रामुलु नायक ने कहा कि टीआरएस पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में तब्दील हो चुकी है। तेलंगाना के जहदकारों को छोड़कर धोखेबाजों को खरीद किया जा रहा है। टीआरएस में इज्जत नफ्स कोई मायने नहीं रखता। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रामुलु नायक जज्बाती हो गए और उनकी आंखों से आंसू रवां हो गए। रामुलु नायक ने कहा कि दलितों के हक के लिए बात करने पर उनकी आवाज को दबाया गया है। गिरिजनों के तहफुजात और गिरिजन यूनिवर्सिटी के क़याम के वादे को भी पूरा नहीं किया गया। केसीआर को गिरिजन तांडे मौसर जवाब देंगे। इम्कान है कि रामुलु नायक बहुत जल्द कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। टीआरएस मंशूर कमेटी के इजलास में निगरान वजीर आला के चंद्रशेखर राव शिरकत करेंगे। मंशूर कमेटी के सदरनशीन के केशव राव ने बताया कि मंगल को दोपहर 2:30 पर इजलास मुनक्किद होगा, जिसमें अब तक अवाम से हासिल किए गए मशवरों, तजावीज़ और नुमाइंदगियों का जायजा लिया जाएगा। केशव राव ने कमेटी के तमाम अरकान को इजलास में शरीक होने की हिदायत दी है।
उन्होंने इम्कान जाहिर किया कि टीआरएस के मंशूर में नए फैसलों का भी ऐलान किया जा सकता है। के केशव राव ने कहा कि केसीआर मंशूर में शामिल बाज वादों का खुद ऐलान कर सकते हैं। मरकजी वजीर व तेलंगाना में बीजेपी उमूर के इंचार्ज जेपी नड्डा ने कहा कि मोदी की लहर से खौफ खाकर केसीआर ने जल्द इंतखाबात का फैसला किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जल्द इंतखाबात के जरिए अवाम पर माशी बोझ डाला गया है। जल्द इंतखाबात क्यों करवाए जा रहे हैं, केसीआर ने अब तक इसका जवाब नहीं दिया। सियासी मफाद के लिए केसीआर ने मरकज की फलाही स्कीमों पर अमलावरी की है। अवाम ने केसीआर के हक में जो फैसला सुनाया था उसका गलत इस्तेमाल करते हुए तेलंगाना समाज को धोखा दिया गया। उनका कहना था कि तेलंगाना में आज कोई भी तबका खुश नहीं है। साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने जनसेना पार्टी के सरबराह पवन कल्याण से अपील की है कि तेलंगाना के इंतखाबात में मुकाबले से गुरेज करें। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने पवन कल्याण से फैसले पर नजरसानी की दरखास्त की। वीएचआर का कहना था कि उन्हें आंध्रा में ही अपनी सरगर्मियां अंजाम देनी चाहिए। अगर वो तेलंगाना में मुकाबला करेंगे तो कांग्रेस और अजीम इत्तेहाद को नुकसान होगा। तेलंगाना के अवाम तब्दीली चाहते हैं क्योंकि केसीआर के झूठे ऐलानात से अवाम वाकिफ हो चुके हैं। जिस तरह से गैर अखलाकी अल्फाज का इस्तेमाल किया जा रहा है, अवाम उसका जवाब वोट के जरिए देंगे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम कश्मीरी तलबा के मसाइल को आजिलाना तौर पर हल करने का मशवरा दिया। पार्टी हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह, यूनिवर्सिटी के अरकान, फैकल्टी, वजारत दाखिला में कश्मीर से मुताल्लिक़ जॉइंट सेक्रेटरी को मिल बैठ कर इस मसले का हल ढूंढना चाहिए। उन्होंने कहा कि वाइस चांसलर ने इस बात को वाज़ेह किया कि यूनिवर्सिटी के अहाते में कोई नमाज जनाजा या गायबाना नमाज जनाजा नहीं हुई है। महज मीडिया की गैर मुसद्दिक़ा रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर कश्मीरी तलबा के साथ अफसोसनाक रवैया एक मायने में इम्तियाजी सलूक के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि कश्मीर हो कि शुमाल मशरिक़ी रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले उनके साथ बेहतर सलूक रवा रखा जाए। देखिए, ये तमाम के तमाम कश्मीर के नौजवान बच्चे हैं और मैं इस बात का मुतालबा करता हूँ कि एएमयू के वाइस चांसलर, वहाँ की फैकल्टी और होम मिनिस्टर जनाब राजनाथ सिंह और एमएचए में जो कश्मीर के जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं, ये चारों मिलकर बैठकर इस मसले को सुलझाएं। ये अच्छी बात नहीं है कि बच्चे अपनी तालीम तर्क करके वापस चले जाएं। हमारा मकसद ये है कि कश्मीर के बच्चे तालीम हासिल करें, वो काबिल बने और हमारे देश को और कश्मीर को मजबूत करें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि एएमयू के वाइस चांसलर, एएमयू के फैकल्टी और हमारे मुल्क के होम वज़ीर दाखिला और वजारत दाखिला में जो कश्मीर के जॉइंट सेक्रेटरी हैं, वो इसको संजीदगी से गौर करेंगे और इस मसले को वहीं सुकून से इसको सुलझा लेंगे, क्योंकि वहाँ पर कुछ हुआ नहीं है और इसको ज़रूरी है कि गवर्नमेंट इसका नोट लें और ये बच्चे पढ़ने आए हैं, इनको समझाएं और हमारा काम ये है कि इनको हम समझाएं, इनसे इनकी बात सुने और इस मसले को मैं पूरी यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अच्छी तरीके से बातचीत करने से मसला ख़त्म हो जाएगा। गुवाहाटी के एक स्टार होटल में बशमूल एक फौजी 3 अफराद को दहशतगर्दी का लेबल लगाकर उन्हें हरासा किए जाने के वाक़े की बैरिस्टर ओवैसी ने शदीद मज़म्मत की। उन्होंने कहा कि ताज विवांता नामी होटल में एक फौजी मुलाजिम रहे एक शख्स के साथ दीगर 2 अफराद मुकीम थे, जहां आसाम पुलिस ने उनकी तौहीन की। सदर मजलिस ने कहा कि चूंकि उनके नाम मुसलमान थे और उनमें से एक के फ़ोन पर उनकी तकरीर के रिकॉर्ड पर आसाम पुलिस के ओहदेदारों ने उन्हें बुनियाद परस्त करार दिया। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि वो मुल्क की पार्लियामेंट का रुकन और एक जिम्मेदार शहरी हैं। उन्हें किस बुनियाद पर बुनियाद परस्त कहा गया? उनका कहना था कि जमहूरियत में इख्तलाफ राय होता है, लेकिन इख्तलाफ को नफरत की बुनियाद बनाकर और तासुब बरतना इंतहाई संगीन है। देखिए, गुवाहाटी में बड़ी अफसोसनाक और दर्दनाक बात यह है कि 3 लोग जो ताज विवांता में होटल में कमरा लिए, जिसमें से एक हमारे आर्मी में फौज में काम करते हैं, वो लोग जब होटल में वापस गए तो लोकल
पुलिस और एसबी की तरफ से उनकी तौहीन की गई, उनको देशद्रोही कहा गया क्योंकि उनके चेहरों पर दाढ़ियाँ थी, उन पर तरह तरह के झूठे इल्ज़ाम लगाए गए। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये तो बायसनेस है, रेशियल प्रोफाइलिंग का केस है। और अफसोस तो ये है कि एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, इतनी बड़ी अजीम कंपनी है ताज होटल्स, उसमें इस तरह की हरकत हो रही है। और फिर किसी एक आदमी के सेल फोन में मेरी स्पीच निकली तो बोल दिया कि ओवैसी रेडिकल है। अरे भाई, मैं हिंदुस्तान के पार्लियामेंट का मेंबर हूँ, आपको पूरा राइट है मुझसे इख्तलाफ करने का, मगर इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि कोई होटल में बैठकर बोल दे, कोई पुलिस वाला बोल दे कि रेडिकल है। रेडिकल है तो फिर आपके ने क्या प्रोविज़न है बताइए कानून में? तो ये रेशियल प्रोफाइलिंग है, इससे और गलत फहमी और नफ़रतों में इजाफा हो रहा है। मैं कंडेम करता हूँ बिहेवियर जो ताज विमानता का और वहाँ के आसाम की पुलिस का था, और एक आर्मी के हमारे सिपाही से इस तरह से बर्ताव करना, इससे अंदाज़ा होता है कि कितनी नफ़रत है उनको और कितनी छोटी सोच रखने वाले हैं। बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह के हालिया बयानात पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मुल्क के संगीन मसाइल को छोड़कर बीजेपी के सदर मुतनाज़ा मौज़ूआत को छेड़ रहे हैं। मुल्क की बिगड़ती हुई मईशत, डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरावट, ईंधन की बढ़ती हुई कीमतें, बेरोजगारी, करप्शन वगैरह जैसे मसाइल पर बात करने के बजाय वो अवाम के दरमियान तफरीक की बात कर रहे हैं। Well, Amit Shah should talk about high petrol prices. Why isn't Amit Shah talking about high diesel prices? Why isn't Amit Shah talking about dollar rate increasing vis-a-vis Indian rupee? Why isn't Amit Shah talking about zero exports? Why isn't Amit Shah talking about every other issue which pertains to the common man of India? So this is nothing but he is trying his utmost best to polarize society. And I want to know from the BJP and the party in power, is it true that the Bangladesh government was given an assurance by the Prime Minister that not a single so-called Bangladeshi illegal migrant would be sent back to Bangladesh? Let the government of India clarify this. I don't want BJP as a party to clarify. Let the government officially tell the country that Mr. Modi has not given such an assurance to the Bangladeshi government. एक और सवाल के जवाब में सदर मजलिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद का मुकदमा मिल्कियत के हक से मुताल्लिक है, इसे दूसरा मोड़ देने की कोशिश न की जाए। उन्होंने वाज़ेह किया कि इस्लाम में मस्जिद इबादत का एक ज़रूरी हिस्सा है। This is a matter which is pending in Supreme Court, and I am pretty much sure that the Supreme Court would decide this matter, as rightly said, a title suit, and may I also point out that masjid is an essential feature of Islam. मुख्तलिफ ख़वातीन की हरासानी के इल्ज़ाम का सामना कर रहे मरकजी मुमलिकती वजीर MJ अकबर के बारे में सदर मजलिस ने कहा कि अगर सहाफ़ी बरादरी इस मरकजी वजीर के खिलाफ एहतजाजी मुज़ाहरा करती है तो वो उनसे इजहार गनगत करेंगे। उन्होंने इस बात का अफसोस का इजहार किया कि मरकजी वजीर जो अपनी अखलाकी कदरें खो चुके हैं, हट धर्मी का मुज़ाहरा कर रहे हैं। देखिए, अब जर्नलिस्ट करना है, आप लोग क्या करते हैं देखते हैं MJ अकबर के बारे में, क्योंकि आपकी फ्रेटर्निटी के लोगों को ये तमाम वाक़यात हुए हैं, आप लोगों को करना पड़ेगा। आप लोग एक प्रोटेस्ट करिए ना, मैं भी शामिल होता हूँ उसमें आके, मैं साथ में ठहरता हूँ। आप लोग प्रोटेस्ट करिए ना, रिकॉर्ड कर रहे हैं मालूम मेरे को। आप अपने चैनल के हेड को बोलिए, श्री अर्नब गोस्वामी को, जब काला बैच लगाकर, बिकॉज आपकी फ्रेटर्निटी को नुकसान हुआ। वो 15 जर्नलिस्ट निकल कर बोले आप लोग खामोश क्यों हैं, डर रहे कहीं कुत्ता मोदी से, आप लोग चैनल बंद नहीं होगा आपका, बोलिए ना, करना चाहिए, हर चैनल करना चाहिए। हैदराबाद जिले के इलेक्शन ऑफिसर दाना किशोर ने कुल जमाती इजलास तलब करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया कि किस तरह से शफाफ इनेकाब को इंतखाबात को यकीनी बनाया जा सकता है। इजलास के दौरान दाना किशोर ने बताया कि इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए मुमकिना इक़दाम जारी हैं। उन्होंने बताया कि ERO को असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर के ओहदों को तरबियत दी गई है। दाना किशोर ने बताया कि 19 अक्टूबर को ERO और असिस्टेंट ERO के इम्तिहान भी मुनक्किद किए जा रहे हैं। उनका कहना था कि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के निफाज पर नजर रखने के लिए मुख्तलिफ कमेटियां तश्कील दी जा रही हैं। दाना किशोर के मुताबिक नोडल ऑफिसर भी मुकर्रर किया गया है ताकि तमाम कारकर्दगी पर नजर रखी जाए। उन्होंने बताया कि रायदही में यानी कि उसके फीसद में इजाफे के लिए वोटर्स में शऊर बेदारी के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। फोटो पे 2
बहुमती पेट्टू। इसके जरिए हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले वोटर से कहा गया कि वो इस मुकाबले में हिस्सा ले सकते हैं। इस मुकाबले का मकसद अवाम में वोटिंग के तनासुब को बढ़ाना है। तस्वीर और उसके साथ उसका उन्वान भेजना होगा। बेहतरीन करार दी गई 3 तस्वीर को नकद इनामात दिए जाएंगे। ये तस्वीर भेजने वाले के वोटर ID और मुकम्मल पते के साथ फ़ोन नंबर 7993153333 पर व्हाट्सएप पैगाम भेजा जा सकता है। ये नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 7993153333। जल से रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व कुल्ही नातिया मुशायरे के ज़िम्मन में सदर मजलिस की तरफ से तश्कील दी गई इस्तिक़बालिया कमेटी का पहला इजलास दारुस्सलाम में मुनक़िद हुआ। मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने निगरानी की। कमेटी के सदरशीन जाफ़र हुसैन मेराज ने इजलास की सदारत की। इजलास में मजलिस के 2 रोज़ा जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतज़ामात का जायज़ा लिया गया। अहमद पाशा क़ादरी ने बताया कि मुल्क के बड़े मजहबी जलसों में मजलिस के जलसे रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुमार होता है और हस्ब रिवायत इसे कामयाब बनाने के लिए कमेटी के अरकान को मुतहरिक हो जाने पर जोर दिया गया है। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने बाबानगर के तरबियती सेंटर में स्नात तकसीम किए। मज़कूरा सेंटर में टेलरिंग, मेहंदी डिजाइनिंग, ब्यूटिशियन के अलावा दूसरे कोर्सेज की तरबियत दी जाती है। ख़वातीन को रोजगार से आरास्ता करने के लिए मजलिस की तरफ से लड़कियों और ख़वातीन की हिम्मत अफजाई करते हुए उनके रोजगार के लिए मौके फराहम किए जा रहे हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने खिताब में ख़वातीन को ज़ेवर तालीम व हुनर से आरास्ता होकर तरक्याती बनने का मशवरा दिया। हम जो काम कर रहे हैं ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। इल्जाम लगाने वाले तो इल्जाम लगाते रहे हैं, लेकिन हम उनके इल्जामात की परवाह नहीं करते। हम काम पे तवज्जो देते आए हैं और हमारा काम ही आज दुनिया के सामने एक मिसाल बनकर खड़ा है। दूर बैठे लोग तनकीदें करते हैं, इल्जामात लगाते हैं, लेकिन आज ये इमारत की बुलंदी इस बात की गवाही देती है कि हमारे अज़ाइम बुलंद है, हमारे इरादे बुलंद है और हम अपनी कौम को इस बुलंदी से ज्यादा बुलंद करेंगे। उनके जिंदगियों में इस बुलंदी से ज्यादा कामयाबी और कामरानी देंगे, खुशहाली देंगे। लोग इख्तिदार को हासिल कर कर अपने औलाद या अपना घर बनाने की फिक्र करते हैं या अपनी औलाद के मुस्तकबिल को संवारना चाहते हैं या फिर अपने जिंदगी में ऐश व आराम की सारी सहूलतें वो चीजों को हासिल करना चाहते हैं। लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी ने कभी भी इख्तिदार के जरिए अपने लिए कोई चीज हासिल नहीं की। अगर सुबह होती है या फिर रात होती है तो फिक्र यही रहती है कि अपने लिए, अपनी आल औलाद के लिए या अपने बीवी के लिए नहीं, बल्कि गरीब मुसलमानों के लिए कुछ करो और ऐसा करो कि जिसके जरिए उनके जिंदगी में एक नई खुशहाली को ला सको। यही फिक्र, यही जुस्तजू, यही तड़प है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह कि इतनी बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हैं। मैं चैलेंज करके पूछना चाहता हूं हमारे मुखालिफिन से, तुमने कितनों को पढ़ाया है? तुमने कितने गरीबों की कफालत की है? कितने यतीमों की कफालत की है? जिंदगी गुजरी है चंदों में, लेकिन हमारी इमारत चंदों में नहीं खड़ी हुई। हमारी इमारत किसी से एक पैसा लिए बगैर अपने जाती सरफे से बनी हुई है, खड़ी हुई है। इल्जाम लगाने वाले इल्जाम तो लगाते हैं, लेकिन सवाल यह है कि तुमने क्या किया? तुमने क्या किया? अरे अल्लाह ने मुखालिफिन को भी इख्तिदार दिया था। मुझे तो 20 बरस का इख्तिदार मिला, लेकिन मुझसे पहले जो थे 25 बरस इख्तिदार में थे। क्या काम किया बताओ? अपनी आल औलाद के मुस्तकबिल को संवारे, सजाए, बाग बनाए, घर बनाए, लेकिन मिल्लत के लिए गरीबों को क्या दिया? जमीनात बेचे और जेब में पैसे भरकर चले गए। आज भी बाबा नगर के 1000 घर खतरे में हैं। 20 बरस से
हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अगर कोई मुकदमा लड़ रहे हैं ये बाबा नगर की बस्तियों के घरों को बचाने के लिए, तो वो मैं और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन लड़ रही है। नहीं तो ये बस्ती खत्म हो जाती थी। बेचने वाले बेचे, पैसे बनाने वाले पैसे बनाए, जेब भर कर चले गए और बचाने का काम हमको सौंप चले गए। और आज हम ये काम कर रहे हैं, तो आप खुद गौर करिए कि आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन पर तनकीद करते हैं, इल्जाम लगाते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं, बताओ हिंदुस्तान की सियासत में कई सियासी जमातें, कांग्रेस है, बीजेपी है, समाजवादी बहुजन समाज, कई सियासी जमातें हैं। मैं चैलेंज करता हूं, बता दो, क्या बीजेपी का कोई स्कूल है? क्या बीजेपी का कोई दवाखाना है? क्या राहुल गांधी का कोई दवाखाना है? कोई स्कूल है किसी का? अरे किसी का नहीं है। ये मजलिस है जिसके अपने दवाखाने हैं, अपने कॉलेजेस हैं, अपने स्कूल हैं। सिर्फ वोट लेते रहे, इख्तिदार पे आते रहे। दूसरों में और हम में फर्क यही है कि हम हुक्मरानों पर, हुकूमतों पे तकिया नहीं करते, हुकूमतों से लड़ते हैं आपके हक के लिए, और जो मिलता है हुकूमतों से हासिल करते हैं, तो अपनी तरफ से भी जो मुमकिन हम कर सकते हैं करते हैं। आज लोग बातें तो करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, खवातीन के हुकूक की, खवातीन को हक देने की, खवातीन की बेटी बचाओ बेटी प्रोग्राम बताते हैं, लेकिन बताओ किया क्या? अरे मैं आज खड़े रहकर चैलेंज के साथ कहता हूं कि हमने 1999 से लेकर आज तक 35,000 और लड़कियों को, खवातीन को हमने वोकेशनल ट्रेनिंग के जरिए, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के जरिए उनको ट्रेन किया है। 35,000 सिर्फ हाफिज बाबा नगर के। पहले एक मस्जिद में हमारा स्कूल चलता था, वहां पे भी हम समर कैंप्स करते थे। याद होगा, यहां बैठे हैं पुराने टीचर्स, आपको मालूम होगा कि वहां पे हम खवातीन के लिए जो प्रोग्राम्स करते थे, तो हर साल 1,000 खवातीन को समर कैंप में हम ट्रेन करते थे। मुझे आज ये ऐलान करते हुए फख्र महसूस हो रहा है, ये इमारत बनने के बाद हमने अब तक 3,000 खवातीन को ट्रेन किया है, ब्यूटिशियन के कोर्स में, ड्राइंग के कोर्स में, मेहंदी डिजाइनिंग के कोर्स में, कंप्यूटर के कोर्सेज में, और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज में और दूसरे कोर्सेज में। आप बताइए, न सिर्फ ये बल्कि गारमेंट प्रोडक्शन हाउस हमने 7वीं मंजिल पर कायम किया, जहां पे 40 लड़कियों को ट्रेनिंग दी जा रही है, और ट्रेनिंग के बाद ये शर्ट्स सिलाए जाएंगे, बुरखे सिएंगे, शर्ट शलवार सिएंगे, और उसको बाजार में बेचा जाएगा। तो वो ट्रेनिंग होने के बाद उस प्रोडक्शन हाउस से जो प्रोडक्शन होगा वो बाजार में बेचेंगे, तो एक एक लड़की को जो वहां काम कर रही है 8,000, 20,000, 25,000 तनख्वाह दी जाएगी। क्या ये काम नहीं है? बताइए। ब्यूटी पार्लर है, यहां पे ब्यूटिशियन का कोर्स हो रहा है, कई लड़कियां सीख रही हैं, अपने घर में वो ब्यूटी पार्लर डालकर चला सकती हैं। मेहंदी डिजाइनिंग है, मेहंदी के लिए वो जाकर कहीं शादी है, तकरीब है, तो मेहंदी के डिजाइन डाल सकते हैं, उसके जरिए कमाई कर सकते हैं। कंप्यूटर के कोर्सेस, अरे आज ये इतना काम हम कर रहे हैं। आप गौर करिए कि आज हम पीछे हैं, पिछड़े हुए हैं, कमजोर हैं। कब तक हम रोते रहेंगे कि हम पीछे हैं? अरे उठो, आगे बढ़ने की जिद्दोजहद करो, आगे बढ़ने के लिए निकलो अपने घर से। अकबरुद्दीन ओवैसी तुम्हारे हाथ को थमाकर तुमको ऐसी बुलंदी पे ले जाएगा कि दुनिया तुम्हारी बुलंदी को देखने पर मजबूर हो जाएगी, तुम्हारी सलाहियत काबिलियत के सामने झुकने पर मजबूर हो जाएगी। मौके हैं, फायदा उठाओ। सियासी रहनुमा आते हैं, वोट लेते हैं, चले जाते हैं, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी
इख्तिदार के लिए या दुनिया के लिए नहीं जीता है। अकबरुद्दीन ओवैसी जीता है, कुछ करता है तो अपनी आखिरत के लिए करता है। मुझे दुनिया से कोई मोहब्बत नहीं है, कोई ख्वाहिश नहीं है। अल्लाह ने बहुत दिया है, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, लेकिन अल्लाह गवाह है, मेरी फिक्र अगर रहती है तो यही कि कुछ करूं और कुछ ऐसा करूं कि कल को मर जाऊं तो मेरा काम मुझे जिंदा रखे और मेरे काम के जरिए दुनिया मुझे याद रखे। यही मुझे इंटरव्यू लेने वालों ने मुझसे पूछा, अकबर साहब आप जब हल्के में फिरते हैं तो आपके सामने सबसे ज्यादा मसाइल कौन से आते हैं? तो उन लोगों ने हमारे सारे एमएलए से मुलाकात की और सारे एमएलए ने कहा कि जब हम फिरते हैं तो कोई पानी का मसला बोलता है, कोई ड्रेनेज का मसला बोलता है, कोई रोड का बोलता है, कोई लाइट का, कोई इसका, कोई उसका। मुझसे पूछे आप जब फिरते हैं तो आपको कौन सा सबसे बड़ा मसला आता है? तो मैंने उनसे कहा जब मैं फिरता हूं तो मेरे सामने सबसे बड़ा मसला अगर कोई अवाम लेकर आती है, बिलखुसूस मेरी पर्दानशीन मां और बहन लेकर आती है, तो मसला क्या है? अकबर भाई मेरे बच्चे का दाखिला स्कूल में करा दो, मेरी बच्ची को आपके स्कूल में दाखिला दे दो। आप गौर करिए कि हम कितने बुलंद हो गए, हम कितने बुलंद हो गए कि हम बल्दी बरकी आबरसानी के मसाइल से बुलंद हो गए और हमको फिक्र है तो रोड की, ड्रेनेज की, मोहरी की नहीं, हमको फिक्र है तो अपने औलाद को इल्म की दौलत से आरास्ता करने की। यही मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी कामयाबी है, यही बड़ी कामयाबी है। इंसान के पास कोई भी दौलत आ जाए, दौलत की कई शक्लें हैं, दौलत पैसे की शक्ल में है, दौलत सोने की शक्ल में है, दौलत जमीन की शक्ल में है, दौलत हीरे की शक्ल में है, दौलत मोती की शक्ल में है। लेकिन अगर कोई दौलत बांटने निकले तो बांटते बांटते वो पैसा खत्म हो जाएगा, बांटते बांटते वो जमीन खत्म हो जाएगी, बांटते बांटते वो हीरे खत्म हो जाएंगे, बांटते बांटते वो मोती खत्म हो जाएंगे, बांटते बांटते वो सोना खत्म हो जाएगा। लेकिन इल्म एक ऐसी दौलत है कि चाहे जितना बांट लो वो दौलत खत्म नहीं होगी, और बढ़ेगी और बढ़ेगी। और चंद्रायन गुट्टा ये दौलत दे रहा है। सिटी कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार की तरफ से एक इजलास मुनक्किद किया गया और इस इजलास में साबिक मरकजी इलेक्शन कमिश्नर जीएम लिंगडो ने भी शिरकत की। जीएम लिंगडो ने पुलिस ओहदेदारों को इंतखाबात के शफाफ इनेकाद के सिलसिले में जरूरी मशवरे दिए। हल्का असेंबली चन्नालगुट्टे के मजलिसी उम्मीदवार अकबरुद्दीन ओवैसी ने जगमबेट के मुख्तलिफ इलाकों में पैदल दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई। मुकामी अवाम ने अकबरुद्दीन ओवैसी का शानदार इस्तकबाल करते हुए शालपोशी और गुलपोशी की। इस मौके पर अकबर ओवैसी ने मुकामी अवाम से उनके मसाइल दरियाफ्त किए और एक सुई का तयखून दिया। हल्का असेंबली चन्नालगुट्टे में अकबरुद्दीन ओवैसी की क़यादत में बुनियादी सहूलतों की फराहमी के अलावा कई दूसरे प्रोजेक्ट्स भी मुकम्मल किए गए हैं।
हल्का असम्बली बहादुरपुरे के मजलिस उम्मीदवार मौजम खान ने काला पत्थर डिवीजन के इलाके सत्तरबाग का दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई। मौजम खान का मुकामी अवाम ने वालहाना इस्तकबाल करते हुए उनकी कसरत से गुलपोशी की। मौजम खान ने मुकामी अवाम से उनके मसाइल की समाअत की और इसकी यकसुई का तयक़ुन दिया। मजलिसी कॉरपोरेटर और दूसरे कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे। झिर्रे के मकीनों ने मजलिस की शानदार कारकर्दगी से मुतासिर होकर मजलिस उम्मीदवारों जाफर हुसैन मेराज और कौसर मोहिउद्दीन को मिस्री में तोलकर उसे अवाम में तकसीम किया। बाद में जाफर हुसैन मेराज और कौसर मोहिउद्दीन ने एक पब्लिक मीटिंग में शिरकत करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की। इस मौके पर मुकामी अवाम की तरफ से उनका वालहाना इस्तकबाल किया गया। हल्का असम्बली नामपल्ली के मजलिस उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज ने ए बैटलियंस के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर उन्होंने मुकामी अवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल की समाअत की और उसकी यकसुई का भी तयक़ुन दिया। एक और इंतखाबी तशहीरी मुहिम में मजलिस की कारकर्दगी से मुतासिर होकर एक ताजिर पार्था शाह फैज ने नौजवानों में टी शर्ट तकसीम किए, जिस पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी को दिखाते हुए मजलिस को वोट डालने के लिए अपील की गई है। कहते हैं कि अमल का दारोमदार नियतों पर मुनसिर होता है। कोई भी काम या तनकीद खैर या असलाह की नीयत से की जाए तो उसके असर और इज्जत में बढ़ावा होता है, लेकिन किसी की इज्जत से खेलने के मकसद से कलम का नाजायज इस्तेमाल किया जाता है तो उसके असरात उस वक्त ज़ाहिर होते हैं जब एक कदम खबर में होता है और दूसरा कदम कभी भी जेल पहुँच सकता है। यही हाल अब एडिटर सियासत जाहिद अली खां का है। रोजनामा सियासत के एडिटर जाहिद अली खां के खिलाफ शहर की एक अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। अखबार के एडिटर ने 19 अप्रैल 2008 को एक जलसे में तकरीर करते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की कानून की तालीम की डिग्री को जाली करार दिया था और उनके खिलाफ इंतहाई हद तक आमेज इल्तिमास किए थे। इस पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने एडिटर सियासत के खिलाफ मुजरिमाना हद तक इज्जत का मुकदमा दायर किया था। फौजदारी अदालत ने मुकदमे का आगाज करते हुए जिरह का आगाज किया था, लेकिन एडिटर सियासत ने हाई कोर्ट से रुजू होकर इस पर हुक्म इल्तवा हासिल किया था। इस मुकदमे में बैरिस्टर ओवैसी की तरफ से रुजू हुए आसिफ अमजद एडवोकेट ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया अहकाम के जरिए तवील मुद्दती अहकाम इल्तवा को ख़त्म कर दिया था, जिसके बायस तहत की अदालत ने जाहिद अली खां के हाई कोर्ट से हासिल करदा हुक्म इल्तवा को ख़त्म करते हुए मुकदमे की समाअत शुरू की थी। तहत की अदालत की तरफ से बावजूद समन की इजराई एडिटर सियासत दो मुख्तलिफ पेशी पर हाजिर अदालत नहीं हुए, जिस पर अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। अब इस गैर जमानती वारंट से एडिटर का क्या हाल होता है ये आने वाला वक्त बताएगा और वो कहां तक पहुंचते हैं ये भी सूरत हाल वाज़ेह होगी। आज सेकेंड मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट स्पेशल मैजिस्ट्रेट एर्रा मंजिल ने आज नॉन बेलेबल वारंट इशू किया। जाहिद अली खान जो रोज़नामा सियासत के एडिटर हैं, 2008 में इन्होंने 19 अप्रैल को एक पब्लिक मीटिंग एड्रेस की थी, जिसमें ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और मजलिस के अगेंस्ट में डिफेमेटरी स्टेटमेंट दिए थे। इन्होंने कहा था कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की डिग्री फेक है
اور مجلس جو ہے ان کی فیملی جماعت ہے اور کافی کچھ انہوں نے غلط بیانی کی تھی. پھر 20/4/2008 کو یہ نیوز شائع ہوئی سیاست اخبار میں. اس کے بعد اسد الدین اویسی صاحب نے ایک لیگل نوٹس ایشو کی, جس کے بعد میں اسد صاحب نے ایک کرمنل ڈیفامیٹری دعویٰ کرمنل کورٹ میں رجسٹر کیا. 2 بار چانس دیا گیا تھا, جس کے باوجود زاہد علی خان جو روزنامہ سیاست کے ایڈیٹر ہے وہ ایبسنٹ تھے. آج کورٹ نے یہ ڈائریکشن دیا کہ پروسیس پیمنٹ کرنے پر نان بیلیبل وارنٹ ایشو کیا جائے. تو پروسیس جو ہے پیمنٹ ہو چکا ہے اور زاہد علی خان صاحب کے اگینسٹ میں نان بیلیبل وارنٹ کورٹ نے ایشو کیا ہے. کونڈاپور میں کمشنر پولیس سبرآباد سجنار کی ایک تقریب کے افتتاح کے موقع پر مقامی تاجرین کے ساتھ پولیس کی جھڑپ ہوئی ہے. تفصیلات کے مطابق کمشنر پولیس بھروسہ سینٹر کی افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے آنے والے تھے. اس سے پہلے ٹریفک پولیس نے وہاں موجود غیر مجاز ڈبوں اور چائے کی دکانات کو ہٹانا شروع کیا. اچانک پولیس کی اس کارروائی سے مقامی چھوٹے تاجرین مشتعل ہو گئے اور پولیس کے ساتھ دھکم پیل بھی ہوئی. کافی مشقت کے بعد مقامی تاجرین کو قابو میں کیا گیا. ڈی جی پی دفتر کے احاطے میں بدکما کھیلا گیا. ڈی جی پی مہندر ریڈی کی اہلیہ کے علاوہ دوسرے اعلیٰ عہدیداروں کی اہلیہ اور پولیس کی اعلیٰ خاتون عہدیداروں نے بھی بدکما کھیلا. شمس آباد پولیس حدود کے علاقے میشین کمپاؤنڈ میں سڑک عبور کرنے والی خاتون کار کی ٹکر سے برسر موقع ہلاک ہو گئی. پیر کی صبح قریب 10:30 بجے حادثہ اس وقت پیش آیا جب 31 سالہ علامہ ایئرپورٹ جانے کے لیے سڑک عبور کر رہی تھی. اسے ایک تیز رفتار بے قابو کار ڈرائیور نے ٹکر دی اور فراری اختیار کی. متوفیہ خاتون ایئرپورٹ میں مالن کی حیثیت سے خدمات انجام دیتی ہے. کیس درج کرتے ہوئے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا گیا ہے. کار ضبط کر لی گئی ہے. مزید تحقیقات جاری ہے. ڈرائیور مفرور بتایا گیا ہے. سبرآباد پولیس نے دن دہاڑے سرقے کی وارداتیں انجام دینے والے بین ریاستی سارق کو گرفتار کیا ہے. سبرآباد پولیس نے میڈیا کو بتایا کہ اس نے ملزم پٹن محبوب خان کو گرفتار کیا. اس کا تعلق اننت پور سے بتایا گیا ہے اور وہ مختلف کالونیوں میں مخفل مکانات کی نشاندہی کرتے ہوئے طلائی اور چاندی کے زیورات کا سرقہ کیا کرتا تھا. بعد میں وہ مسروقہ زیورات کو حیدرآباد اور بنگلور میں فروخت کیا کرتا تھا. پولیس کے مطابق شاطر ملزم ضرورت سے زیادہ چالاک ہے اور وہ اپنی شناخت دینے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرتا تھا. اس کے لیے وہ اپنا ٹھکانہ وقفے سے تبدیل بھی کیا کرتا تھا. پولیس کے مطابق ملزم 81 مقدمات میں ملوث پایا گیا جس میں سے 20 مکانوں میں چوری کے ہیں جسے وہ سبرآباد، رچا کنڈا، سوریا پیٹ اور ریاست کرناٹک میں انجام دے چکا ہے. پولیس نے سلسلے میں تلنگانہ اور آندھرا پردیش اور کرناٹک کو اپنی ٹیمیں بھی روانہ کرتے ہوئے گرفتاری کے بارے میں شواہد حاصل کیے تھے. اس کے خلاف کرناٹک میں 10 غیر ضمانتی وارنٹس بھی زیر التوا ہے. ملزم کے قبضے سے 870 گرام بزنی طلائی زیورات، 2 کلو 160 گرام چاندی کے زیورات اور دوسری مشیع اسرا کو برآمد کیا گیا ہے. جواہر نگر پولیس اسٹیشن کے حدود میں واقع چنا پور تالاب کے قریب نامعلوم شخص کی جھلسی ہوئی لاش دستیاب ہوئی. متوفی کی عمر 35 تا 40 سال کے درمیان بتائی گئی ہے. اطلاع ملنے پر پولیس نے مقام واقعہ پہنچ کر تفصیلات حاصل کی اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کیا. پولیس قتل اور خودکشی کے زاویے سے اس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے. چنل گٹا پولیس نے جبرن اراضی قبضے میں ملوث 4 افراد کو گرفتار کیا ہے. بتایا گیا کہ بنڈلہ گڑھے میں واقع کنگ ایونیو وینچر کے ذمہ داروں کو دھمکی دی گئی تھی. اس کے علاوہ وہاں موجود اشیاء کو نقصان پہنچایا گیا تھا. پولیس نے شکایت ملنے پر کارروائی کرتے ہوئے محمود علی، ساجد بن عبود، رحمت، مشتاق کو گرفتار کیا. یوسف نامی شخص مفرور بتایا گیا ہے. آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں. KCR 77,000 کروڑ روپے میں آندھرا کانٹریکٹرز کے ہاتھوں بک چکے ہیں. جے پال ریڈی کا الزام. بے قاعدگیوں اور بدعنوانیوں کے اعداد و شمار موجود. کانگریس کے اقتدار پر آنے کا دعویٰ. TRS نے رکن کونسل رامولو نائک کو پارٹی سے معطل کر دیا. دلت ہونے کی وجہ سے نشانہ بنایا گیا. معطل رکن کونسل کا رد عمل.
علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے کشمیری طلباء معاملے کی یکسوئی کرنے پر بیرسٹر اویسی کا مطالبہ، گوہاٹی کے ایک ہوٹل میں آسام پولیس کی ہراسانی، عوامی مسائل کو نظر انداز کرنے کا امت شاہ پر الزام۔ شمس آباد کے مشن کمپاؤنڈ علاقے میں سڑک عبور کرنے والی خاتون کو گاڑی نے رون ڈالا، مقام واقعے پر ہی موت۔ اور دن دہاڑے سرقے کی وارداتوں میں ملوث بین ریاستی سارق گرفتار، 870 گرام طلائی اور 2 کلو سے زائد چاندی کی مسروقات زیورات ضبط۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔